अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। आपके पास एक अदद और सवाल के साथ आ रहे हैं मार्च 2016। आप में से वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरू का कुछ पार्ट स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन रीड किया हुआ है जस्ट डायरेक्टली जंप टू द आंसर। लेकिन सर अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके अंदर मैंने कुछ रीकैप पॉइंट्स जो हमने पुरानी क्लास में डिस्कस किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। मार्च 2016 का सवाल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल 10 मार्क्स का सवाल है। सर आए जरा सवाल को देखें। जनाब सवाल में कह रहा है हिमालयन रिवर इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट। हम एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं और हमारी प्लान प्रोडक्शन है फॉर द नेक्स्ट ईयर 1.5 लाख यूनिट्स। हमने प्लान किया है कि हम 1.5 लाख यूनिट बना के बेचेंगे। आगे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एज अंडर। इसने आपको ना नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई और 3 आइटम दिए हुए। अच्छा, ये सारी की सारी अमाउंट आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दी गई है मेरे भाई। ये सारी अमाउंट मिलियंस के अंदर है। कह रहा जनाब ये 1.5 लाख यूनिट बनाने के लिए 6 मिलियन का मेरे पास मटेरियल है, 5 का लेबर है और 10.29 मिलियन के ओवरहेड्स हैं। अब एक काम की बात, अगर एग्जामिनर पेपर में, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर सीवीपी, दिस इज फॉर एवरी टॉपिक, अगर एग्जामिनर पेपर के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड का वर्ड यूज कर रहा है ना, तो इस प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब है कि एग्जामिनर दोनों ओवरहेड्स की बात कर रहा है। इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी आएंगे और इसमें फिक्स ओवरहेड्स भी आएंगे। वैसे तो इस सवाल में जब मैं अभी आगे मूव करूंगा तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली जब भी प्रोडक्शन ओवरहेड का वर्ड आएगा आप ये बात समझ जाइएगा कि आपके पास वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड दोनों जो है वो आपके पास इसके अंदर आ रहे हैं। सर आगे आपसे बोल रहा है जनाब प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो 10.29 मिलियन के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, कह रहा है इन प्रोडक्शन ओवरहेड में ये 4-5 आइटम है, जरा इनको बारी बारी रीड कर ले। सर इन 4-5 आइटम में पहली चीज बोल रहा है जनाब फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन अ रेंट। इस 10.29 मिलियन में 18 लाख रुपए का रेंट शामिल है। दूसरी बात कह रहा है इस प्रोडक्शन ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल है और इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 30% है। जरा ध्यान करना, इनडायरेक्ट लेबर इसमें शामिल नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर है प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल, ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आता है। कह रहा है इस 10.29 मिलियन में जो हमने ऐड किया हुआ है ना इनडायरेक्ट लेबर, दैट इज 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका मतलब कि 5 मिलियन का 30% इज ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन। कह रहा है 10.29 में 1.5 मिलियन इनडायरेक्ट कॉस्ट है और उस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का आधी कॉस्ट फिक्स है। तो इसने हमें ऊपर एक फिक्स कॉस्ट दी और इस पॉइंट में एक फिक्स कॉस्ट दी। नीचे बोल रहा है जनाब डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट वुड बी 0.5 मिलियन। 5 लाख का डेप्रिसिएशन है। वी ऑल नो दिस एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे निकले चाहे वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे निकले। सर चौथा आइटम बोल रहा है इस ओवरहेड्स के अंदर टोटल पावर और फ्यूल की भी कॉस्ट है जो कि 3 मिलियन है। 10.29 में 3 मिलियन बिजली का बिल है और इस बिजली के बिल में 80% कॉस्ट जो है इट्स वेरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन। मतलब सर 80% वेरिएबल है तो इसका रिमेनिंग 20% लाइन रेंट होगा, फिक्स कॉस्ट होगी। बोल रहा है बाकी जितने ओवरहेड्स बच गए हैं 10.2 मिलियन में सारे के सारे वेरिएबल हैं और बाकी सारा आइटम इसने आपको फिक्स का बता दिया। तो नीडलेस टू से इस ओवरहेड का ब्रेकअप नहीं है, लेकिन इस ओवरहेड के ब्रेकअप के लिए इसने थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पे दी हुई है। तो यकीनन इस 10 मार्क्स में से कुछ मार्क्स तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हैं कि आपने कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के अंदर ब्रेक करना है। एंड बाय द वे वी हैड बीन डूइंग दिस इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। हमने हर सवाल में सीवीपी में खासतौर पे कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स के कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। कुछ बातें आगे और भी बोल रहा है। कह रहा था सेल्स एंड मार्केटिंग बजट इंक्लूड द फॉलोइंग। एक नया सेल और मार्केटिंग बजट भी है। ये सारी जो कॉस्ट थी जरा याद रखिएगा प्लीज, ये सारी की सारी जो कॉस्ट है मेरे भाई जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें तो कॉस्ट को 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। कह रहा है जनाब एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, 2 सेल्स के बंदे रखेंगे, हर बंदे को 25,000 की दिहाड़ी देंगे और जाहिर सी बात है दिहाड़ी पूरे साल देनी है तो इसको हम प्रोरेट कर देंगे 12 महीने पर। सर साथ साथ इन दोनों बंदों को 2% कमीशन भी दिया जाएगा। जो 100 रुपए का माल बेचेगा 2 रुपए उसके, 1000 का माल बेचेगा 20 रुपए उसके। साथ साथ एक वैन भी हायर करनी पड़ेगी जिस वैन का रेंट 70,000 रुपये पर मंथ है। ऑब्वियसली एनुअल बेसिस पे बात कर रहे हैं, प्रोरेट कर देंगे क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये पूरे साल के हैं। आगे बोल रहा है एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी 15 लाख रुपए की लॉन्च करेंगे। बहुत सारे सवाल में मैंने पहले भी बोला है 15 लाख रुपए खर्च करके चाहे 1.5 लाख यूनिट बिकें, चाहे ना बिके, चाहे 20 लाख बिकें, ये कॉस्ट मैंने कमिट कर दिया है, ये मेरी एक फिक्स कॉस्ट है। सवाल की रिक्वायरमेंट कह रहे जनाब कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी। मतलब आपने ब्रेक इवन निकालना है दोनों के दोनों। इफ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ सेल्स, बट द कैवियट ऑफ द क्वेश्चन, ये 40% ऑफ सेल्स कमीशन का 2% होना चाहिए। मतलब सेल्स कमीशन निकालने के बाद जो सेलिंग प्राइस मेरे पास आ रही है
उसका 2% मेरे पास होना चाहिए। तो आए सर इस सवाल को ज़रा सॉल्व करें, इस सवाल को आगे बढ़ाएं, देखिए इसमें क्या क्या आइटम है। हमें ब्रेक इवन निकालना है, तो ब्रेक इवन निकालने का ऑब्वियसली मतलब हो गया कि अगर मुझे अपनी ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ किया करते थे। मैं ये फंक्शन सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूँ कि मुझे कम से कम ये आइडिया हो जाए सवाल में कि हाउ टू स्टार्ट, कौन सी वर्किंग से काम करना है। तो सर मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है दोस्त एक टोटल फिक्स कॉस्ट की, और मुझे दूसरी चीज़ चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और अगर यार सी बात है यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कोई भी एक आ जाएगा तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। नाउ नीडलेस टू से कि ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए मुझे मेरे भाई सेलिंग प्राइस या सेल्स की भी ज़रूरत होगी, मुझे वेरिएबल कॉस्ट की भी ज़रूरत होगी, और इन दोनों के फंक्शन को यूज़ करके मैं आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालूंगा। तो इन शॉर्ट मुझे सवाल के अंदर तीन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे सवाल में फिक्स कॉस्ट चाहिए, मुझे सवाल में वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, और मुझे सवाल में सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई, आई विल हैव माई 10 मार्क्स आंसर। सर आए सवाल को ज़रा आप आगे मूव करें। नाउ सर इस सवाल में सबसे पहली चीज़ जो उसने दी हुई है, वर्किंग नंबर 1, आसान चीज़ है, वो हम बात कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट की। सर हमारे पास जो उसने प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं मेरे भाई, वो प्रोडक्शन ओवरहेड उसने दिए हुए हैं टोटल 10.29 मिलियन के। और इस प्रोडक्शन ओवरहेड में सवाल में उसने कुछ आइटम बारी बारी बता दिए हैं। सर अगर आप उन सारे आइटम्स को बारी बारी देखें तो उसने हमें पहले पॉइंट के अंदर ये बोला था मेरे भाई कि हमारे पास इस सवाल के अंदर सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड में एक रेंट शामिल है। सॉरी, इस सवाल में हमारे पास एक अदद, सॉरी यार हो जाता है कभी कभी, अच्छा जी, इस सवाल में मेरे पास एक रेंट शामिल है। सर कितने का रेंट शामिल है? कह रहा है जनाब ओवरहेड्स में 18 लाख रुपए का तो रेंट है। सर उसके बाद हमें बोल रहा है जनाब इसके अंदर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बारे में क्या बोल रहा था? कह रहा है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ना डायरेक्ट लेबर का 30% है, मतलब तकरीबन 15 लाख, और इस 15 लाख का आधा मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, 7.5 लाख ये हो गया। सर इसके बाद कह रहा है जनाब डेप्रिसिएशन हमारे पास है, डेप्रिसिएशन हमने लिखी हुई है 5 लाख रुपए की। और सर इसके बाद हमें कह रहा है जनाब पावर और इसका जो बिल है वो तकरीबन 2.4 मिलियन का है। एक दफ़ा देख भी लें, पावर का बिल जो है हमारे पास, सॉरी 2.4 का नहीं है, 3 मिलियन का है। इस 3 मिलियन का 80% विच इज़ 2.4 मिलियन वेरिएबल कॉस्ट है। तो मेरे मतलब का आइटम कितना हो गया सर? इस 3 मिलियन का 80% इफ इट वेरीज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। तो रिमेनिंग जो 20% है मेरे भाई वो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, एंड दिस फिक्स कॉस्ट विल बी 6 लाख रुपए। सर ये सारी कॉस्ट मिलाने के बाद मेरे पास इस वक्त जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आ रही है दैट इज ऑलमोस्ट 3.65 मिलियन। साथ में उसने एक बात और भी बोली है, बोल रहा भैया जितनी रिमेनिंग कॉस्ट है ना, जितनी भी रिमेनिंग कॉस्ट है एग्जिस्टिंग फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, बाकी जितनी भी रिमेनिंग कॉस्ट है ना प्रोडक्शन ओवरहेड में, वो सारी की सारी वेरिएबल है। तो सर टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही थी सवाल के अंदर? सर हमारे पास इस सवाल के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट थी 10.29 मिलियन, और इस 10.29 मिलियन में से मैंने फिक्स को साइड पे कर दिया है 3.65 को। तो मैं चाहूँ तो बाकी कॉस्ट भी जो है वो अपने पास निकाल सकता हूँ। तो आए ज़रा इसको भी हम बात कर लें इसके ऊपर भी। सर मेरे पास टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट आ रही है 10.29 मिलियन की। इसमें से मेरे भाई जो मैंने अभी फिक्स कॉस्ट निकाली है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, दिस इज़ 3.65 मिलियन। तो यकीनन मेरे पास जो बाकी अमाउंट बच जाएगी दैट वुड बी 6.64 मिलियन। और ये किस चीज़ की कॉस्ट है मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सर दिस इज़ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। तो मैंने पहला काम क्या किया सर, मैंने सबसे पहले इस सवाल को रीड करने के बाद 10.29 मिलियन की फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को देखने के बाद इन सारे पॉइंट्स को एडजस्ट करके अपनी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को साइड पे कर दिया। एंड बाय द वे मुझे यहाँ टोटल फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत है। फिक्स प्रोडक्शन इज नॉट माय ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरे पास फिक्स कॉस्ट में और भी आइटम शामिल हैं। अच्छा सर इस सवाल में ना एक कैवियट जो एग्जिस्ट करता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा जनाब कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स एंड सेल्स क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर इफ कंपनी विशेस टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ सेल्स नेट ऑफ 2% ऑफ सेल्स कमीशन। कह रहा है नेट ऑफ 2% ऑफ सेल्स कमीशन का मतलब ये हुआ कि हमें कमीशन निकालने के बाद 2% मार्जिन की जरूरत है। तो आए जरा इसको देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा जी सर
वी हैड अ स्मॉल नमाज ब्रेक। आए ज़रा सवाल की बात करें। सर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सवाल में ना एक छोटा सा कैविएट है, उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यार रिक्वायरमेंट में मुझे बोल रहा है कि ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए 40% ऑफ सेल, लेकिन ये 40% ऑफ सेल कमीशन निकालने के बाद चाहिए। इसका मतलब सेठ ये बोल रहा है, मैनेजर ये बोल रहा है, ओनर ये बोल रहा है कि दोस्त ये कमीशन की जो कॉस्ट है ना मैंने बेयर नहीं करनी है, कमीशन की कॉस्ट जो है ना वो उसको निकालने के बाद मुझे 40% बताओ। तो एक काम करते हैं, एक हाइपोथेटिकल बेसिस के ऊपर एक वैल्यू जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। लेट मी कॉल दिस वर्किंग नंबर 2। मेरे भाई एज्यूम करो मैं 100 रुपये का माल बेच रहा हूँ, 100 रुपये का एक यूनिट बेच रहा हूँ। आप इसको 100 रुपये बोल दें, आप इसको पर यूनिट बोल दें, खैर हो गई है। इस 100 रुपये के अंदर यकीनन मुझे अपने एजेंट को, सेल्समैन को 2% का कमीशन भी पे करना है। तो ये 2 रुपये निकालने के बाद नेट सेलिंग प्राइस जो मेरे हाथ में आएगी सब कुछ कमीशन साइड पे करने के बाद, वो 98 की है। अब मेरा मैनेजर बोल रहा है कि मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमीशन निकालने के बाद जो प्राइस आ रही है उसका 40% चाहिए। सही है सर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इट शुड बी 40% ऑफ द नेट सेलिंग प्राइस। तो मैं अगर अपने कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेशन करता हूं कि सर अगर 100 रुपये का माल बेच रहा हूं और 2 रुपये कमीशन है तो 98 का 40% कितना बनता है? सर 98 का 40% बनता है, 98 का 40% बनता है 39.2। सो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग 60% है दैट वुड बी 58.8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो ग्रॉस सेलिंग प्राइस है बिफोर कमीशन, अगर मैं उसकी बेस पर बात करूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 40 नहीं 39.2 बन रहा है। लेकिन मेरा मैनेजर मुझे बोल रहा है भाई तुम इसको छोड़ दो, तुम इस सेलिंग प्राइस के 40% के हिसाब से बात करो। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। सर सवाल के अंदर उसने हमें कॉस्ट दी हुई थी, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का उसने ब्रेकअप दिया हुआ था। इसने कहा था भाई इसको अपने तौर पे फिक्स और वेरिएबल के अंदर अलग अलग कर लो। सर मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग अपने पास यहाँ पे जो है वो कर लिया है। ये मेरे पास आंसर आ गया। सर अब मुझे क्या करना है? सर अब मुझे सवाल की रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। सवाल के लिए मुझे चाहिए ब्रेक इवन के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन और मुझे चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये तो मैंने जो निकाली है ये मेरे पास थी प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड कॉस्ट। मुझे सारी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट की ज़रूरत है। तो आए इस सवाल को अब मेरे भाई हम आगे बढ़ाएं और एक वर्किंग हम यहाँ पे जो है वो और सॉल्व अपने पास कर लेते हैं इस सवाल को पूरा करने के लिए। अच्छा जी, सर मेरे पास फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई थी और मेरे पास फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही थी जो मैंने वर्किंग नंबर 1 में निकाली, दैट वाज 3.65 मिलियन। साथ में इसमें एक आइटम और भी बोल रहा है 2 बंदे हायर करेंगे सेल्स वाले, उनको 25,000 की सैलरी देंगे एक बंदे को, तो महीने का 50,000 रुपये का एक्सपेंडिचर ये हो गया। 12 महीने की बेस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक अदर फिक्स कॉस्ट और आ गई है 6 लाख रुपए की। ठीक है जी। अच्छा सर ये फिक्स कॉस्ट के बाद बोल रहा है जनाब एक वैन भी रखेंगे अपने पास। तो वैन हमारे पास जो आ रही है, ये सैलरीज हो गई हैं, वैन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 70,000 रुपये पर मंथ का रेंट पर। 12 महीने का मतलब ये हुआ दोस्त के 8,40,000 रुपये मेरे पास वैन की मद में आ गए। सर फिर एक मैंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च की है इसके अंदर, और ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो मेरे पास आ रही है मेरे भाई, ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आ रही है, एक सेकंड में ज़रा सवाल अपने पास खोल लूँ। ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मेरे पास आ रही है 15 लाख रुपए की। ठीक है जी। सर ये 15 लाख की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक 15 लाख रुपए ये आ गए। तो हुआ क्या भैया? हुआ ये कि मेरे पास इस सवाल में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ गई है, मेरे पास इस सवाल में सेल्स सैलरी भी आ गई है, वैन भी आ गई है। सही है, सब हो गया दोस्त। और ये मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है इस सवाल की, सब कुछ ऐड करने के बाद। अच्छा जी भाई, ये सब कुछ ऐड करने के बाद कॉस्ट आ रही है मेरे पास 3650, 6 लाख, 840 और 15 लाख। ये मेरे पास कॉस्ट बन रही है दोस्त 6590, 6.59 मिलियन। अच्छा जी सर ये मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है। एंड अगेन प्लीज़ ड्रिफ्ट मत हो जाएं, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रेक इवन चाहिए और अल्लाह भला करे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। नो सर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्किंग। अब हमें सवाल के अंदर मेरे भाई निकालना है आपकी वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो बाकी आइटम हमारे पास आ जाएगा। सर दिस इज़ वर्किंग नंबर 4 और हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास सवाल में 3 है। सर हमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट की इसने इन्फॉर्मेशन दी थी ना, इस प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास मटेरियल और लेबर के अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड भी थे। प्रोडक्शन ओवरहेड को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया था। एक तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट हो गई है, एक वेरिएबल कॉस्ट है लेबर की, एक वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल की। अच्छा, एक वेरिएबल कॉस्ट और भी है, वो है कमीशन। लेकिन सर वो कमीशन हम अलग से सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना ही नेट ऑफ कमीशन के ऊपर है। तो आए पहले कमीशन के अलावा जितनी वेरिएबल कॉस्ट है उसके बारे में बात कर लें। मेरे भाई मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ रहा था? सर आपके पास सबसे पहला आइटम जो आपने वर्किंग नंबर 1 में किया था दैट वाज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे पास आ रही थी 6.64 मिलियन। सर इस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मेरे पास एक अदद माल है मटेरियल का और एक अदद माल है लेबर का। मैं दोनों को यार यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये एक मेरे पास 5 मिलियन का बन रहा था, एक मेरे पास 6 मिलियन का बन रहा था, और 11 और 6.64 मिलियन को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास कॉस्ट आ रही है 17.64 मिलियन। दिस इज़ माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मेरे पास अल्लाह भला करे आपका कमीशन शामिल नहीं है ना। अभी एक वर्किंग मैंने की आपको एक बात समझाने के लिए। मेरा मैनेजर मुझे ये बोल रहा है कि आई नीड अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% बट नेट ऑफ सेल्स। तो ये जो वर्किंग हमने की थी नेट ऑफ सेल्स की, इसमें अगर आपको याद हो नेट ऑफ सेल्स करने के बाद मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो बन रहा है ना दैट इज 39.2%। ये सब कुछ निकालने के बाद ये 40% है नेट सेल्स का, लेकिन टोटल सेल्स का ये आपके पास 39.2% बन रहा है। अच्छा, इनमें से कोई भी एक आइटम अगर आपके पास हो तो आप बाकी सारी वैल्यूज ट्रेस कर सकते हैं। मैंने अभी जो वर्किंग की है उसमें मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। नाउ दिस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 58.8%। तो अब मेरा एक सवाल, अगर ये कॉस्ट मेरे पास जो आ रही है यहाँ पे 17.6 मिलियन की, ये रिप्रेजेंट कर रही है 58.8 मिलियन को, तो 17.64 मिलियन डिवाइडेड बाय 58.8%, इससे क्या होगा सर? चीजें ऑटोमेटिकली ग्रॉस होके मेरे पास ऊपर की तरफ आ जाएंगी। सर अगर मैं इसको डिवाइड करूं अपने पास 17.64 मिलियन को 0.588 से, तो मेरे पास मेरे भाई नेट सेल्स आ रही है तकरीबन 30 मिलियन की। ठीक है जी, और ये मेरे पास नेट सेल्स है। अब मुझे सर सेलिंग प्राइस की भी ज़रूरत है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी निकाल सकता हूँ। सर ये जो नेट सेल्स मेरे पास आ रही है, ये नेट सेल मैंने 1.5 लाख यूनिट बेच के अर्न करनी है, तो मेरी नेट सेलिंग प्राइस भी मैं चाहूँ तो इसी वर्किंग के अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। 30 मिलियन मैंने पैसे कमाने हैं और ये 30 मिलियन मैंने पैसे अर्न करने हैं बाय सेलिंग 150,000 यूनिट्स। तो जब मैं इनको 150,000 यूनिट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है मेरे भाई 200 रुपये पर यूनिट। अब सर मेरे पास 200 रुपये पर यूनिट की सेलिंग प्राइस भी आ गई है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है और मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आ गया है। वैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने पहली वर्किंग के अंदर जो है वो निकाल लिया था। ये जो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है ये मैंने कमीशन वगैरह एडजस्ट करने के बाद निकाला है। तो सर अब मैं अपनी मेन रिक्वायरमेंट के अंदर मूव करता हूँ। मेरे पास एग्जामिनर ने सवाल में पूछा हुआ था कि भाई हमें ये बता दो कि ब्रेक इवन कितने पर आ रहा है। तो लेट मी मेक दिस वर्किंग नंबर 5। और ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए आप दो चीज़ें यूज़ किया करते थे, टोटल फिक्स कॉस्ट, और इस टोटल फिक्स कॉस्ट को मेरे भाई आप डिवाइड कर दिया करते थे, टोटल फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दिया करते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ। अगर आपको सेल्स में निकालना है, सेलिंग प्राइस में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे पास एक भी आंसर आ जाएगा, मैं बाकी दोनों पूरा कर लूँगा। अच्छा जी मेरे भाई मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट अभी मैंने आपके पास कैलकुलेट की है, सॉरी गलत पेज खुल गया। टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास जो मैंने कैलकुलेट की है दैट इज 6.59 मिलियन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन वैसे मेरे पास यहीं पर आ गया। मैं सवाल यहाँ भी पूरा कर सकता था, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि आप सेलिंग प्राइस पे भी मूव कर सकते हैं। सवाल की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की, वरना आप चाहें तो सेलिंग प्राइस निकालने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। आपके पास ये भी पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल सवाल को किसी एक मेथड से सॉल्व करना है, अननेसेसरीली लंबा नहीं करना। तो सर मेरे पास मेरे भाई टोटल फिक्स कॉस्ट हो रही है 6.59 मिलियन की, और ये 6.59 मिलियन की कॉस्ट मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से रिकवर करनी है, और मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन सब कुछ निकालने के बाद 39.2% का बन रहा था। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सारी वैल्यूज जो है वो टॉप वैल्यू के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी।
सर ये 6.59 मिलियन को मैं जब डिवाइड करूँगा 0.392 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है दोस्त, ब्रेक इवन सेल्स आ रही है, बल्कि यहाँ कर लेता हूँ, ब्रेक इवन सेल्स आ रही है मेरे पास 16.81 मिलियन। एग्जामिनर ने मुझसे ब्रेक इवन मांगी थी सेल्स में, एग्जामिनर ने मुझसे ब्रेक इवन मांगा है यूनिट्स के अंदर भी। तो मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने के लिए अपने इसी आंसर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर 16.81 मिलियन को डिवाइड कर देता हूँ इसकी सेलिंग प्राइस से, जो मैंने पहले निकाली थी 200 रुपये पर यूनिट, और मेरे पास 16.81 मिलियन को डिवाइड करने के बाद 200 रुपये से भैया आंसर आ रहा है 84,056 यूनिट। ऑलमोस्ट 84,000 यूनिट्स बेच के मेरा ब्रेक इवन होगा, और मेरी कंपनी प्लान कर रही है कि हमने अगले साल 1.5 लाख यूनिट बेचने हैं। तो अगर हम 1.5 लाख यूनिट बेच पाते हैं तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छा खासा है। सो दीज आर योर 10 मार्क्स, अ वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ उसमें एक चीज़ें एग्जामिनर ने जो है वो फैला के रखी हुई थी। एंड थैंक यू सो वेरी मच।